कल्पना कीजिए आप एक अदालत में खड़े हैं। आपके खिलाफ एक बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है और आपकी पूरी आज़ादी दांव पर लगी है। आप जज की ओर देखते हैं इस उम्मीद में कि वहां से आपको एकदम निष्पक्ष न्याय मिलेगा, जो कि हर इंसान की उम्मीद होती है। बिल्कुल। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि जो सरकारी वकील आपके खिलाफ जिरह कर रहा है ना, हाँ। उसी वकील के हाथ में उस जज के बच्चों का करियर और उनकी आजीविका है। अरे बाप रे! है ना? मतलब क्या उस कोर्ट रूम में खड़े होकर आप सच में ये मान पाएंगे कि आपके साथ पूरी तरह से निष्पक्ष व्यवहार होगा, या आपके मन में एक शक का बीज बो दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी आम इंसान की रातों की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि जब बात न्याय की आती है ना, तो सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जज असल में ईमानदार है या नहीं। सही बात है। बल्कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या वो परिस्थितियां ऐसी हैं जो किसी भी समझदार व्यक्ति के मन में शक पैदा कर सकती हैं। और आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय ठीक इसी धुंधली लकीर के इर्द गिर्द घूमता है। आज हम कानून, राजनीति और नैतिकता के एक बहुत ही जटिल चौराहे पर खड़े हैं। हमारे विश्लेषण का आधार सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कलेस्वरम राज द्वारा लिखा गया एक लेख है। जी। ये लेख दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उस फैसले की बहुत ही बारीकी से कानूनी आलोचना करता है, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। और कानूनी भाषा में मामले से खुद को अलग करने की इस प्रक्रिया को रिक्यूजल कहा जाता है। रिक्यूजल, हाँ। लेकिन इस पूरी कानूनी बहस की गहराई में जाने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना आवश्यक है। बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पूरे मामले में कई राजनीतिक चेहरे और संस्थाएं शामिल हैं, जैसे सत्ताधारी पार्टी और गृह मंत्री। हाँ, गृह मंत्री का बयान और खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये साफ करना जरूरी है कि हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमारा काम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल उस मूल लेख में दिए गए कानूनी और तथ्यात्मक तर्कों को डिकोड करना है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायशास्त्र इसे कैसे देखता है। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा सुलझाते हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमें उस याचिका को समझना होगा जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई थी। आखिर एक मुख्यमंत्री को दिल्ली हाईकोर्ट के जज से ये क्यों कहना पड़ा कि आप मेरे मामले की सुनवाई मत कीजिए? लेख के अनुसार इसके पीछे 4 बहुत ही विशिष्ट कारण दिए गए थे। हाँ, 4 मुख्य आधार थे। अगर हम पहले आधार की बात करें तो वो प्रतिकूल निष्कर्ष या एडवर्स फाइंडिंग से जुड़ा था। जी। मुझे लगता है कि ये इंसानी मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। अगर किसी जज ने इसी मामले में पहले भी कुछ फैसले दिए हैं जो आपके खिलाफ थे, तो क्या जज के लिए अपनी ही बनाई भी पुरानी राय से बाहर निकलना मुमकिन है? यही तो बात है। मतलब एक बिल्कुल नए नजरिए से उसी मामले को देखना मानसिक रूप से संभव है भी या नहीं? ये एक बहुत ही वाजिब कानूनी तर्क है। देखिए, जब कोई न्यायिक अधिकारी किसी एक मामले के तथ्यों पर पहले ही अपना दिमाग लगा चुका होता है और कुछ निष्कर्षों पर पहुंच चुका होता है, तो कानून की नजर में ये एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, उसका खतरा पैदा करता है। अच्छा। इसका मतलब ये साबित करना नहीं है कि जज जानबूझ पर पक्षपात करेंगे। हाँ, नियत पर सवाल नहीं है। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या वे अचेतन रूप से, मतलब अनजाने में ही, अपने पुराने तर्कों का बचाव तो नहीं करने लगेंगे? ये तो इंसान की फितरत है। और इसके बाद जो दूसरा कारण याचिका में बताया गया, वो था वैचारिक जुड़ाव या आइडियोलॉजिकल टाइज। हाँ, लेख में इसका जिक्र है। हाँ, लेख बताता है कि जज ने ABAP नामक एक संगठन द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अब यह संगठन सार्वजनिक रूप से सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है। और यहीं पर मामला असल में बहुत दिलचस्प मोड़ ले लेता है। हाँ। क्योंकि बात सिर्फ पुराने फैसलों या किसी संगठन के कार्यक्रम में जाने तक सीमित नहीं थी। इस याचिका का सबसे बड़ा और भारी तर्क हितों के टकराव का था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी। लेख के अनुसार जज के बच्चे सरकार के लिए पैनल अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब सतह पर देखने में ये एक आम बात लग सकती है। किसी जज के बच्चे वकील तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तंत्र है वो बहुत ही पेचीदा है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो पैनल अधिवक्ता कोई आम सरकारी कर्मचारी नहीं होते जिन्हें हर महीने एक तय वेतन मिलता हो। है कि उन्हें सरकार की तरफ से कितने और कौन से केस आवंटित किए जाते हैं। ओके।
और यह आवंटन सीधे सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सॉलिसिटर जनरल के पास ये शक्ति होती है कि वो जज के बच्चों के पेशेवर विकास को नियंत्रित कर सकें। एक सेकंड जी, मतलब विडंबना देखिए, वही सॉलिसिटर जनरल इस वर्तमान शराब नीति मामले में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन की तरफ से वही खड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही स्पष्ट और सीधा शक्ति का संतुलन है। मतलब जिस अदालत में केजरीवाल खड़े हैं, उस अदालत के जज के बच्चों की फाइलें और उनका करियर उस व्यक्ति के हाथ में है जो केजरीवाल को जेल में डालना चाहता है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय उठाया गया था। ये एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत संस्थागत दबाव है। और अगर इस दबाव में हम चौथे कारण को भी जोड़ दें, जो कि राजनीतिक बयानबाजी का था। हाँ, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। लेख में देश के गृह मंत्री की उन टिप्पणियों का जिक्र है जो उन्होंने की थी, जिनमें कथित तौर पे ये इशारा किया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले का परिणाम क्या होने वाला है। जी, जब देश के इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है तो उससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां न्यायपालिका पर बाहरी दबाव साफ महसूस होने लगता है। और इन चारों बिंदुओं को एक साथ रख के देखिए। हाँ, याचिकाकर्ता ये नहीं कह रहा है कि जज ने रिश्वत ली है या जज भ्रष्ट हैं। बिल्कुल नहीं। याचिकाकर्ता सिर्फ ये कह रहा है कि ये चारों परिस्थितियां मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही हैं जहां एक आम इंसान के लिए ये विश्वास करना असंभव हो जाएगा कि यहां जो भी फैसला होगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। हाँ, और बिना किसी दबाव के होगा। ये तो वही बात हो गई कि मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण खेल में रेफरी ने मैच से एक रात पहले विरोधी टीम के कोच के साथ अकेले में डिनर किया हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। भले ही उन्होंने डिनर पर सिर्फ मौसम या फिल्मों की बात की हो और रेफरी पूरी तरह से ईमानदार हो, लेकिन जब अगले दिन वो मैदान पर उतरेगा तो विरोधी टीम और दर्शकों के मन में हर सीटी पर यह शक होगा कि कहीं ये उस डिनर का असर तो नहीं है। बिल्कुल। रेफरी की असली नीयत क्या है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बाहर से स्थिति कैसी दिख रही है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय कानून भी ठीक इसी शक या दिखने को न्याय की असली कसौटी मानता है। अच्छा। हाँ, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिक्यूजल को लेकर यानी जज के हटने को लेकर कोई बहुत सख्त लिखित और संहिताबद्ध नियम पुस्तिका नहीं है। मतलब कोई कोडिफाइड रूल नहीं है? नहीं, संसद ने ऐसा कोई कानून पास नहीं किया है कि बिंदु ए, बी और सी होने पर जज को हटना ही पड़ेगा। तो फिर फैसले कैसे होते हैं? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है जो इस शून्यता को भरता है। और लेख में जिस सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत की चर्चा की गई है वो है अपीयरेंस टेस्ट। लेकिन यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगर इसके लिए कोई सख्त लिखित नियम नहीं है तो क्या ये अपीयरेंस टेस्ट बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब चीजें कैसी दिख रही हैं ये तो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है ना। क्या इसका फायदा उठाकर कोई भी वकील अदालत में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि हुजूर मुझे आप पर शक है इसलिए आप केस छोड़ दीजिए? इसे कैसे नापा जाए? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है और कानूनी हलकों में भी ये बहस का एक बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खतरे को भांपते हुए इस अपीयरेंस टेस्ट की बहुत ही सटीक परिभाषा तय की है। वो क्या है? कलीश्वरम राज अपने लेख में 1987 के रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ मामले का विस्तार से हवाला देते हैं। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शक का आधार कोई मनगढ़ंत या हवाई बात नहीं होनी चाहिए। ओके। जज को ये नहीं देखना है कि किसी भी राह चलते इंसान को क्या लग रहा है। जज को खुद को एक तर्कसंगत और समझदार व्यक्ति की जगह पर रखकर देखना होता है। तो इसका मतलब है कि सवाल ये नहीं है कि क्या मैं पक्षपाती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जाहिर है दुनिया का कोई भी जज खुद को आईने में देखकर ये नहीं कहेगा कि वो बेईमान या पक्षपाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। रंजीत ठाकुर मामले ने यही स्थापित किया कि जज की अपनी अंतरात्मा क्या कहती है ये अप्रासंगिक है। प्रासंगिक ये है कि क्या वादी के पास पक्षपात का डर होने का कोई उचित और ठोस आधार है? क्या वे परिस्थितियां ऐसी हैं जो किसी भी सामान्य समझदार व्यक्ति के मन में एक जायज डर पैदा कर सकती हैं? मतलब एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। हाँ, और इसी कड़ी में पीके घोष बनाम जीजी राजपूत का मामला भी आता है जिसने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। पीके घोष मामले में ऐसा क्या अलग था जिसने इस बहस को नया आयाम दिया? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत पुलिस या सेना नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास है।
अगर अदालत में ये साबित न भी हो पाए कि कोई वास्तविक पक्षपात हुआ है, यानी एक्चुअल बायस साबित न भी हो। हाँ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो जनता के विश्वास को डगमगा सकती हैं, तो न्याय प्रणाली की गरिमा को बचाने के लिए जज का मामले से हट जाना ही एकमात्र सही कदम है। ये तो बहुत ही उच्च स्तर का आदर्शवाद है। जी, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए भारतीय अदालतों ने अमेरिका के उस प्रसिद्ध ड्यूटी टू सिट सिद्धांत को खारिज कर दिया होगा। बिल्कुल। अमेरिकी कानून कहता है कि जब तक किसी जज को स्पष्ट रूप से अयोग्य घोषित न कर दिया जाए, तब तक ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो केस की सुनवाई करे। हाँ। वे आसानी से पीछे नहीं हट सकते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि भारतीय अदालतों ने आखिर अमेरिकी रास्ते को क्यों नहीं चुना। मेरी समझ से इसका कारण शायद ये है कि भारतीय न्याय व्यवस्था और हमारी संस्थाएं पहले से ही अत्यधिक राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव का सामना करती हैं। सही कहा। हमारे यहाँ न्यायपालिका ही अक्सर सत्ता और आम आदमी के बीच की आखिरी दीवार होती है। ऐसे में किसी जज के केस सुनने के कर्तव्य से कहीं ज्यादा बड़ा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रणाली की पवित्रता पर कोई आंच ना आए। जी। लोगों का ये भरोसा न टूटे कि अदालतें निष्पक्ष हैं। आपकी ये परिकल्पना बिल्कुल सटीक है। भारतीय न्याय शास्त्र का मूल मंत्र ही यही है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर 1% ऐसी स्थिति बनती है जहां न्याय के निष्पक्षता पर उचित संदेह हो, तो संस्था का हित व्यक्तिगत कर्तव्य से ऊपर हो जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से ये इतना साफ कर रखा है कि अपीयरेंस या जनता का नजरिया ही सर्वोपरि है, जी, और ड्यूटी टू सिट जैसा कोई बचाव भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस शर्मा ने इस रिक्यूजल याचिका को खारिज कैसे कर दिया? यही तो इस लेख का मुख्य बिंदु है। उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करने से इनकार करने के पीछे क्या कानूनी तर्क दिए? कलेश्वरम राज का लेख उनके इस फैसले की आलोचना किस आधार पर करता है? यहीं से कलेश्वरम राज की आलोचना की धार बहुत तेज हो जाती है। लेख के अनुसार जब कानून निष्पक्ष दिखने पर इतना जोर देता है, तो जस्टिस शर्मा ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से उलट दिया। अच्छा, कैसे? उनकी पहली और सबसे बड़ी आलोचना व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी को लेकर है। लेखक का तर्क है कि जज ने रंजीत ठाकुर मामले के अपीयरेंस टेस्ट का पालन करने के बजाय अपनी निष्पक्षता की व्यक्तिगत धारणा का सहारा लिया। आसान भाषा में कहें तो जज ने बाहर खड़े व्यक्ति के नजरिए से स्थिति को देखने के बजाय खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ। कि मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी नीयत साफ है, इसलिए मेरे हटने का कोई कारण नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यह तो उसी सिद्धांत का उल्लंघन है जिसके बारे में हमने अभी बात की कि कोई भी व्यक्ति खुद के पक्षपाती होने का आकलन खुद नहीं कर सकता। एकदम। और ये आलोचना सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, लेख में फैसले के लहजे को लेकर भी बहुत गंभीर चिंता जताई गई है। लहजे को लेकर? जी, लेखक ने फैसले के शब्दों को तर्क वितर्क करने वाला और आरोप लगाने वाला बताया है। अच्छा। विशेषकर तब जब बात जज के बच्चों के पेशेवर करियर की आई। जब सॉलिसिटर जनरल द्वारा उनके बच्चों को फाइलें आवंटित किए जाने का मुद्दा उठाया गया, तो जज ने अपने फैसले में एक लंबी और भावनात्मक सफाई दी कि कैसे उनके बच्चों ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। बताइए। अगर आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जज हो या आम इंसान, के बच्चों की मेहनत, उनकी काबिलियत और उनकी सत्यनिष्ठा पर भरी अदालत में खुलेआम सवाल उठाएंगे, तो क्या उसका खून नहीं खोलेगा? क्या बचाव की मुद्रा में आना, मतलब डिफेंसिव होना और अपने बच्चों के संघर्ष को दुनिया के सामने रखना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया नहीं है? ये बात तो है। एक माता पिता होने के नाते कोई भी यही करेगा। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कानून एक माता पिता और एक न्यायाधीश के बीच बहुत स्पष्ट लकीर खींचता है। एक आम व्यक्ति या माता पिता के रूप में आपका अपनी सत्यनिष्ठा या परिवार का बचाव करना पूरी तरह स्वाभाविक और सही है। बिल्कुल। लेकिन जब आप न्याय की उस कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो आपसे एक अलग स्तर के वैराग्य या डिटैचमेंट की उम्मीद की जाती है। अच्छा। संस्था की गरिमा और न्यायपूर्ण दिखने की आवश्यकता आपके व्यक्तिगत या पारिवारिक बचाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब जब आप उस कुर्सी पर हैं तो आप एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक संस्था है। एकदम सही। और जब संस्था खुद का बचाव करने लगती है तो वो निष्पक्ष अंपायर नहीं रह जाती। ठीक यही बात कलेश्वरम राज समझाना चाहते हैं। जब कोई जज अपने ही फैसले के पन्नों का इस्तेमाल अपने परिवार के बचाव के लिए करने लगता है, तो वह न्याय देने वाले से ज्यादा एक आहत और विवादित पक्ष की तरह दिखने लगता है।
ये तो सोचने वाली बात है। और न्यायपालिका की छवि के लिए इससे ज्यादा नुकसानदायक कुछ नहीं हो सकता। ये तो न्याय के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का हनन है, जिसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं, नेमो जुडिक्स इन काउजा सुआ। जी, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर मुझ पर ही ये आरोप लग रहा है कि मैं पक्षपाती हूँ और मैं ही उस अदालत की कुर्सी पर बैठकर ये फैसला सुना रही हूँ कि नहीं, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, तो ये प्रक्रिया ही अपने आप में हास्यास्पद और दोषपूर्ण हो जाती है। यही तो विडंबना है। क्या इसका कोई और तरीका नहीं था? बिल्कुल था, और यही लेखक की तीसरी सबसे बड़ी आलोचना है, जिसे वह प्रक्रियात्मक विफलता कहते हैं, यानी प्रोसीजरल फेलियर। हाँ, कलेश्वरम राज का स्पष्ट सुझाव है कि न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जब भी किसी जज पर ऐसे आरोप लगें या रिक्यूजल की मांग हो, तो वो याचिका किसी भी कीमत पर उसी जज के सामने नहीं सुनी जानी चाहिए। ये मामला तुरंत किसी दूसरे जज की बेंच को स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, ताकि एक तीसरा तटस्थ व्यक्ति ये तय कर सके कि केजरीवाल की तरफ से उठाए गए जो 4 बिंदु हैं, चाहे वो एडवर्स फाइंडिंग्स हो, एबीबी का कार्यक्रम हो, बच्चों का काम हो या गृह मंत्री का बयान हो, क्या वे सच में एक उचित आधार बनाते हैं या नहीं। बिल्कुल। इससे कम से कम प्रक्रिया तो पारदर्शी दिखती। और ऐसा ना करके हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। अगर हम कलेश्वरम राज के तर्कों को समेटें तो उनका अंतिम निष्कर्ष न्यायपालिका के लिए बहुत ही चेतावनी भरा है। उनके लेख का लब्बू-लुबाब क्या है, वो इस पूरे घटनाक्रम और हाईकोर्ट के इस फैसले को इतिहास के पन्नों में किस तरह देखते हैं। उनका निष्कर्ष कठोर लेकिन स्पष्ट है। लेखक का मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दशकों से स्थापित पक्षपात की उचित आशंका के सिद्धांत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। इसके बजाय उन्होंने अनजाने में याचिकाकर्ता पर वास्तविक पक्षपात साबित करने का बोझ डाल दिया, जो कि लगभग असंभव है। एक्चुअल बायस साबित करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, और लेखक के शब्दों में ऐसा करके कोर्ट ने एक स्पष्ट रूप से गलत और शर्मनाक मिसाल कायम की है। बाप रे। यह न्यायपूर्ण दिखने के बुनियादी सिद्धांत को पीछे छोड़कर न्यायिक हट को प्राथमिकता देता है। जब पूरी संस्था की विश्वसनीयता दांव पर हो तो जिद से ज्यादा समझदारी पीछे हटने में होती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कानून की दुनिया में दिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि होना। बिल्कुल। न्याय सिर्फ किताबों में लिखा कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है जो वादी के मन में होना चाहिए। जब संस्थागत शक्तियां, राजनीतिक बयानबाजी और पारिवारिक हित आपस में टकराते हैं, तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी सिर्फ फैसला सुनाने की नहीं, बल्कि अपने उस पवित्र आभा मंडल को बचाए रखने की भी होती है, जिस पर इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास टिका है। एकदम सही निष्कर्ष है। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। हमने ये तो मान लिया कि पक्षपात का डर या निष्पक्ष न दिखने की आशंका किसी भी जज को हटाने का एक मजबूत आधार होना चाहिए। लेकिन अगर यही एकमात्र पैमाना बन जाए, तो क्या भविष्य में ताकतवर लोग, बड़े राजनेता या विशाल कॉरपोरेट घराने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या वे एक सख्त और ईमानदार जज को हटाने के लिए जानबूझकर मीडिया में ऐसी खबरें या हितों के टकराव की झूठी अफवाहें नहीं फैलाएंगे ताकि एक उचित आशंका का माहौल बन जाए? बिल्कुल मुमकिन है। और क्या वे तब तक जजों को बदलने की मांग नहीं करते रहेंगे जब तक उन्हें अपनी पसंद का कोई नरम जज ना मिल जाए, जिसे फोरम शॉपिंग कहते हैं? हाँ, अगर निष्पक्ष दिखने की ये चाहत ही न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, तो यह हमारी न्याय प्रणाली के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए और खौफनाक मोड़ पर खड़ा कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।